हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम 9th क्लास की साइंस विज्ञान हिंदी हिंदी मीडियम। और सेकंड टर्म स्टार्ट किया है हमने। चैप्टर नंबर आपका जो 10 है, गुरुत्वाकर्षण। तो देर ना करते फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या, पहले इसके बारे में बात करेंगे हम कि ये होता क्या है। ठीक है। और किस तरह मतलब ये काम करता है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखो, बल क्यों चाहिए होता है। अगर देखो, आपने 9वां चैप्टर पढ़ा होगा, आपने 8वां 9वां चैप्टर पढ़ा है आपने, गति गति के नियम। उसमें ये दिखा बताया गया, आपको बल के बारे में बताया गया था आपको। ठीक है। अगर आपको किसी की वस्तु की चाल को या गति को बदलना है, दिशा बदलनी है, देखो कुछ साइकिल चलती हुई आपके सामने आ रही है, ठीक है, या पत्थर हो आपने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, मतलब आपको बल लगाना पड़ेगा किसी भी वस्तु की चाल को बदलने के लिए। देखो साइकिल जो चलती आ रही थी और आपको उससे बचना है, ठीक है, तो आप उस पर हाथ लगाएंगे और उसका रास्ता मोड़ देंगे, ठीक है। या फिर कोई बॉल आ रही है आपके पास, तो आप उसकी दिशा मतलब आप कहीं भी उसे मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको बेसिकली ज़रूरी है बल लगाना, ठीक है। बल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप किसी वस्तु की चाल या गति को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो आप ये पता लग गया आपको कि बल बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं। अच्छा, ये आपको पता है पहले से ही, क्योंकि ये पता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, आपने देखा है अपने डेली, अगर हम दिनचर्या अपने दैनिक दिनों में देखें तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, अगर आप पत्थर नीचे फेंकोगे, ठीक है, खड़े हो अपनी हाइट से, आपने पकड़ा पत्थर को और नीचे फेंक दिया, तो वो कहाँ गिरता है, पृथ्वी की ओर गिरता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि भाई सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई देखा किसी ने नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सूर्य की ओर चारों ओर ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना ही है, एक तरह से घूमना, ठीक है। अब उसके लिए, इन चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार मतलब उत्तरदायी कौन है, वो बल कौन सा है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो मैंने ऊपर बात करी है, इनके लिए बोल रहा हूँ बेटा जी मैं, ठीक है। तो ये कैसे है, जरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर सोनो मोनो कोई भी हो सकता है, ये बॉल पत्थर ऊपर फेंकता है तो नीचे आता है, ठीक है, पत्थर भी हो सकता है आपका, बॉल भी हो सकती है। उसके बाद ये मैं देखो, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह कुछ ऊंचाई पर जाकर, देखो ऊंचाई, कुछ ऊंचाई पे वो जाएगी, उसके बाद वो नीचे गिरने लग जाएगी, ठीक है। अब एक आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप बचपन में खेले होंगे, हम तो बहुत खेले हैं भाई पत्थर से, जैसे हम बांधा पत्थर अपने रस्सी में बांधा या फिर धागे में बांध दिया, आप उसे घुमाना, गोल गोल घुमाना है आपको, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार टाइप में, ठीक है। या फिर आप टायर घुमा रहे हैं, टायर भी आपने टायर देखा है स्कूल में, टायर होता है देखा है गली में, जो साइकिल टायर होते हैं वगैरह होते हैं, उन्हें आप पकड़ के आप इस तरह चलाने लग जाते हैं डंडा मार मार के, ठीक है। ये भी हमने देखा हुआ है बहुत बचपन में, या बच्चे हमें छोटे छोटे दिख जाते हैं ये इस तरह से। तो पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है, जब आप पत्थर को घुमाओगे सर्कुलर वृत्ताकार में, और हर बिंदु पर उसके, अब यहाँ जो समझने वाली बात है, हाँ बेटा जी, तो मैं बता रहा था आपको, इस तरह से आपने पत्थर घुमाया बांध के, ठीक है, ये घुमा रहा है देखो इंसान एक, तो वो एक वृत्ताकार निश्चित चाल से आप घुमाते रहेंगे उसको, तो एक पथ में, पथ मतलब एक इस तरह से वो अपना एक पथ बना लेगा, रास्ता बना लेगा, उस तरह से वो घूमता रहेगा, और हर बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। अभी कैसे पॉसिबल है, चलो देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे मान लो बॉल यहाँ यहाँ पहुँच के घूमते घूमते यहाँ से वो इस तरफ आएगी, ठीक है, तो दिशा ऐसे बदलेगी, आप लोग देखिए इसको एक बार। तो यहाँ से ये इस तरफ आने को सोचेगा, मतलब ये जो जो आपकी बॉल है, जो आप पत्थर घुमा रहे हो, वो देखो यहाँ पे इस तरफ दिशा, इस तरफ दिशा बदली, तो इस तरफ आप आई, इधर से आप देखेंगे तो इस तरफ आने को जो चाह रही है वो, लेकिन जा सीधी रही है वो, इस तरह से वो दिशा चेंज होती रहेगी उसकी, ठीक है। और दिशा परिवर्तन में क्या होता है मेन, वेग परिवर्तन और त्वरण सम्मिलित होता है। बेसिकली जब भी वेग परिवर्तन होगा, देखो आपको पता है वेग परिवर्तन मतलब एक प्रारंभिक वेग और, तो आपको पता है प्रारंभिक वेग यू होता है, और वी, और आपका अंतिम वेग होता है वी। हम जो ए निकालते थे उसमें, तो क्या होता है, जो हम ए निकालते हैं, ए निकलता है v माइनस यू बाई टी। तो आपको पता लग गया कि भाई दिशा परिवर्तन करना है आपको, तो वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। और वेग में परिवर्तन का मतलब है आपका त्वरण वहाँ पर अवेलेबल होगा, वहाँ पर वो पाया जाएगा।
अब जिस बल के कारण त्वरण होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, त्वरण है। त्वरण कैसे है, देखो अगर आप एक ही स्पीड से घुमाते रहो, एक ही चाल से घुमाते रहोगे, गति से घुमाते रहोगे, तो वो रुक जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में वो रुक जाएगा। लेकिन आपको अगर उसे कॉन्स्टेंटली मूव करना है, घुमाते रहना है, तो उसको आपको बल लगाते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बल के कारण, अब जो बल लग रहा है यहाँ पे, वहाँ पे एक त्वरण पैदा हो रहा है, त्वरण होता है, ठीक है, जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। गतिशील मतलब वो गति करता रहेगा, ठीक है, तो वह बल केंद्र की ओर लगता है, और इस बल को क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे बताओगे इनको, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक बॉल को आप ऐसे घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो जैसे आप ये बल, जैसे बॉल यहाँ पूछेगी, मैंने आपको बताया भी था कि वो बल इस तरफ सेंटर केंद्र तरफ लगेगा, उसी बल को क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्र बल। अब नोट, इसी बल की अनुपस्थिति में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये बल की अनुपस्थिति मतलब बल नहीं होगा, तो पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो मुक्तशील, आप ऐसे सीधा चला जाएगा ये, ठीक है, गतिशील हो जाएगा, मुक्त फ्री हो जाएगा। ये छोड़ दोगे, अगर आप घुमाते घुमाते पत्थर छोड़ दोगे तो फ्रीली मूव करेगा, वो सीधा एक डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो वो किस लिए घूमता है बेटा जी, वो घूमता है अभिकेंद्र बल के कारण ही है। जो चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी की चारों तरफ, वो क्यों है, क्योंकि अभिकेंद्र बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ सबको चीज़ों को आकर्षित करती है। अगर अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे, ऐसा बल ना होने पर तो क्या होगा, जब अगर ऐसा बल नहीं होगा तो वस्तु सीधी रेखा में चली जाएगी, सीधी रेखा में गति करेगी, ठीक है। उसके बाद गति के तीसरे नियम के अनुसार, आपको पता है भाई, जो हमने पढ़ा था कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तीसरे नियम में ये बताया था, गति का जो तीसरा नियम है उसमें गति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर सेब पेड़ से गिरता है, यानी सेब को अपनी तरफ आकर्षित करती है, कौन कर रही है, पृथ्वी कर रही है, तो इसका मतलब है कि सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है। अगर जो हमने न्यूटन का तीसरा सिद्धांत पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था हमने कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो अगर सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसका मतलब, तो इसका ये भी होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी कि भाई सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चलो दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी दिए हुए बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है वह वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अच्छा, व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब होता है वो उल्टा। उल्टा कैसे बोलता हूँ, देखो पहले आपको पता है कि F जो बल होता है वो F फोर्स होता है M बराबर इंटू में A, मतलब द्रव्यमान गुणा में त्वरण। और जो त्वरण होगा आपका क्या हो जाएगा, ये M नीचे चला जाएगा, F बाई M। तो अगर हम देखें मोटा मोटा, अगर हम F को हटा दें यहाँ से, तो A क्या हो रहा है, 1/m है। अगर F हटा देते हैं यहाँ से तो क्या बन जाएगा, A इक्वल टू 1/m, ठीक है। हम इक्वल बराबर ना लगा के हम लगाते हैं अनुपात। तो अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात का मतलब होता है कि अगर ये मास बढ़, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। अगर ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, ठीक है, और अगर ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो यही बोल रहा है कि किसी दिए हुए बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मतलब अगर त्वरण बढ़ाना है आपको, तो द्रव्यमान कम करना होगा, और त्वरण कम कब होगा, जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा। अब पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, ना के बराबर। अगर आप हम देखें कि भाई पृथ्वी के हिसाब से देखें, ऐसे मान लो आपने, जैसे अब मैं 1 किलो चीनी का भार ले लूँ और उसमें से एक दाना ले लूँ, तो भाई सेब एक दाना है और पृथ्वी पूरी 1 किलो चीनी हो गई। इस तरह से ले लीजिए, मान लीजिए आप, ठीक है। इसलिए पृथ्वी सेब की तरफ गति करती नहीं दिखाई देती, बल्कि सेब आपको गति करता हुआ पृथ्वी की तरफ दिखाई देता है जब वो गिरता है। हम बात करते हैं आगे उदाहरण की, कि सौर परिवार में, अगर हम बात करें सौर परिवार में कौन आते हैं, कि भाई सभी ग्रह आते हैं, ठीक है। वो सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा चारों तरफ घूमते हैं। इसका मतलब ये हुआ सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। कौन सा बल विद्यमान है, आपको बताया मैंने अभी, केंद्रीय बल, और बीच में जो बल लग रहा है उनके आपस में आकर्षण बल, ठीक है। अब हम सारी बातें जो पढ़ चुके हैं अभी, हम उसके बेस पर, तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, ठीक है, बल्कि इस विश्व में, संसार में जितने भी पिंड हैं, वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लेकिन बकायदा याद रखना एक चीज कि बेटा क्या होता है
सभी आपस में आकर्षित करती हैं। अगर एक और क्या होती है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। अब हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पे। तो भाई आपको बताया अभी ऊपर मैंने कि विश्व का प्रत्येक जबकि प्रत्येक वस्तु अन्य पिंड मतलब अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। दोनों ही आपस में आकर्षित करती हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और लेकिन वो आपस में क्या होता है, अगर आप एक को देखेंगे, ठीक है, और दूसरा भी उतने से ही आकर्षित कर रहा है और उतने से पहला वाला भी आकर्षित कर रहा है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमें वो क्या करते, स्टेडी नजर आते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम उसे, वो हमें ऐसी भाई वो ऐसे रुके हुए हैं। आगे चलते हैं हम। जो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अब बात करेंगे हम उस बल की। कौन से बल की? कि जो उनके बीच में लग रहा है, ठीक है। तो बल क्या है? जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? वो जो बल है, बल माने F, ठीक है। मान लो दो वस्तुएं आपके पास A और B, इसका द्रव्यमान है ma, इसका द्रव्यमान है आपका mb। तो माना वस्तु ए का द्रव्यमान आपको मैंने एम ए बता दिया और वस्तु बी का द्रव्यमान एम बी बता दिया। अब जो बल होगा, तो समान अनुपाती की बात जब भी होगी तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, ये आपको कैंची जैसा जो निशान है, ये निशान होता है अनुपात का, ये आपको लगाना है। तो जो बल होगा, इसने बोल दिया है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, मतलब जब आप इनको गुणा कर देंगे आपस में तो उसके समानुपाती होगा। देखो मैंने अभी पीछे आपको पीछे वाले पेज अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक व्युत्क्रम अनुपाती और दूसरी चीज आ गई है समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है अगर इन दोनों में से किसी एक का मास बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी उसकी, तो बल भी बढ़ेगा। दोनों का वैल्यू बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे तो भी बढ़ेगा, और अगर घटेंगे तो घटेगा। दोनों में से कोई भी घट जाए तो घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। वो जो बल है वो फोर्स है, जो हम जिससे फोर्स से दिखाते हैं, वो दूरी देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये ए है, ये बी है, इनके सेंटर केंद्र से दूरी नापनी पड़ेगी, डी आपने नाम बना लिया उसको। तो उनकी दूरी के वर्ग भी करना है, और उसका क्या है, वो व्युत्क्रम अनुपाती, उसको मैंने बताया आपको कि वो 1/d² हो जाएगा। स्क्वायर मतलब वर्ग मैंने बता रखा है आपको, तो डी का वर्ग। व्युत्क्रम का मतलब होता है ये 1/में रख के करना है आपको। और मैंने आपको पीछे बताया था, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड में है, ये ज़्यादा हो जाएगी और उससे ये आपका वैल्यू बल्कि कम हो जाएगी। अगर ये घटेगा, अगर आप दूरी कम कर दोगे तो वैल्यू कम हो गई और बल आपका बढ़ जाएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है आपकी, वो ये है कि यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। मतलब जो रेखा ये मिला रही है, उसी रेखा पर वो उसी दिशा में वो लगेगा। इसकी वजह से इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से इस तरफ लगेगा, ठीक है बेटा जी। दोनों आपस में एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। जब आप उन दोनों को कंबाइन कर दें, जोड़ देंगे, एम ए एम बी ऊपर था और डी का वर्ग नीचे था, आपने कैंची को बना दी भाई, अनुपात वाला निशान बना दिया, ये ऊपर था नीचे था। और फिर जब अनुपात का निशान हटाएंगे और हम लगाएंगे यहाँ पे स्थिरांक, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्थिरांक आता है। स्थिरांक मतलब होता है कांस्टेंट, वो हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी उसकी, ठीक है। तो आपने बराबर हटा के लगाया बड़ा जी एम ए एम बी बाई डी का वर्ग। अब जी का मतलब क्या है, वो होता है अनुपातिकता स्थिरांक, या इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, ये इसका नाम है। और जब अगर आपको इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, आपने F बराबर ये अपनी स्थिर रेखा, इनकी आपस में वज्र गुणन करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी गुणा इससे हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ये आ गया और ये ऊपर का ऊपर रहेगा, फिर जी ऊपर रहेगा बेटा जी, और ये डिवाइड में चला जाएगा, और इस तरह से आपका आ जाएगा फॉर्मूला कि किससे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक निकालते हैं हम, इससे हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे मात्रक क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे कैसे निकालोगे, क्योंकि एफ जो बल होता है वो हमेशा होता है न्यूटन में निकालते हैं, और जो दूरी डी होती है वो उसकी वैल्यू हमेशा मीटर में आती है, तो मीटर की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि वर्क है डी का। और जो मास होता है बेटा जी, द्रव्यमान होता है वो केजी में होता है, दूसरा भी केजी में ही होगा। और जब आप उसको सोल्व करोगे तो न्यूटन मीटर का वर्ग और नीचे आ गया केजी का वर्ग हो गया बेटा, 2 हो गए तो वर्ग हो गया। उसके बाद न्यूटन मीटर का वर्ग बटे में गुणा में साथ में सॉरी केजी की पावर, आपकी जो केजी है वो हो जाएगा -2। जब आप उसे ऊपर लिखोगे तो पावर माइनस में जाती है, ठीक है।
अब इसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुग्राही तुलना का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। ठीक है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब हम जल्दी से फटाफट से बात कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़, नहीं तो हम भी हवा में उड़ जाते। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, इसी के कारण घूम रहा है। और जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो भी इसी वजह से कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो उत्पन्न होते हैं समुद्रों में, वो भी इसी की वजह से उत्पन्न होते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे, और हम इसी तरह से आगे पढ़ाई करेंगे, अपना सेकंड टर्म को ख़त्म करेंगे बेटा जी। और इसके बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें प्लीज़।